हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग गर्मी की छुट्टियां खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना? एंजॉय तो ठीक है, बट मैथ्स की प्रैक्टिस भी खूब कीजिएगा, है ना? और चलिए आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करते हैं। ठीक है, हम इसमें इस चैप्टर में इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और डिटेल्ड एक्सरसाइजेस हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, पूरे सारे एक्सरसाइजेस सारे क्वेश्चंस करेंगे बट इन अदर वीडियो। अभी आज हम लोग चैप्टर को क्लियर करेंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, है ना? तो आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना? पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आता है। ऐसे खाली स्क्रॉल करते जाएंगे सब कुछ इधर उधर तो नहीं जमेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं आप तो सबसे पहले जो चैप्टर में बता रखा है हेडिंग, उसी हेडिंग में कई सारी चीज़ें छुपी होती हैं, उसको पहले आप क्लियर करने की कोशिश किया कीजिए। पेयर, पेयर मतलब 2, कम से कम 2 होगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सब बताया हुआ। ठीक है, नहीं बताया है तो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। लीनियर क्या होता है और 2 वेरिएबल, उसमें 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था आपको कि पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अभी आप उसके झंझट में मत पड़िए। ठीक है, आप इक्वेशन ही मान के चलिए। पॉलिनोमियल में था कि उसका पावर जो एक्सपोनेंट होता है होल नंबर में होता है, बस इतना जान लीजिए। तो दोनों चीज़ें लगभग एक ही हैं। तो अभी हम लोग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन लीनियर क्या है? लीनियर इक्वेशन वे हैं जिनका एक्सपोनेंट 1 डिग्री का होता है। उनका एक्सपोनेंट क्या होता है? 1 फर्स्ट डिग्री का होता है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लो एक इक्वेशन हो गया आपका x + 3 = 7 मान लो। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल क्या होता है? ये भी बात हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू, एक कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर उसकी वैल्यू सेम रहती है तो कांस्टेंट है। और कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, कोई सिचुएशन हो, हमेशा सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो x आपका वेरिएबल है और 3 7 क्या है? कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है क्योंकि 3 तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा, है ना? कांस्टेंट के लिए हम लोग a b c टर्म करके लिखते थे। मान लो कि एक जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते थे ax + b, है ना? ये मान लो ऐसे लिख दिया, कोई भी एक इक्वेशन मान लो ऐसे ax + b = 0 मान लो लिख दिया। तो a और b, a क्या चीज़ है? x का एक कोफिशिएंट है, ठीक है? b एक कांस्टेंट टर्म है ना? तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये तो कांस्टेंट हो गया आपका, एक इक्वेशन के लिए कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हुआ है, इक्वेशन के लिए कांस्टेंट हो गया। और x क्या है? एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में चेंज हो सकती है, इसीलिए वेरिएबल है। और यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है x। कोई ऐसे इक्वेशन आएंगे जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे। तो हमारा चैप्टर जो डील कर रहा है वो 2 वेरिएबल डील कर रहा है, 2 वेरिएबल कर रहा है। लेकिन ऐसे इक्वेशन से लेगा जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो है 1 होगा खाली। ठीक है, वेरिएबल 2 होंगे लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो है खाली 1 ही होगा। तो यहाँ पे तो वेरिएबल हमने एक ही का एग्जांपल लिया। मान लो एक हम और क्वेश्चन ले लें, ax + by = c। ये इक्वेशन ले लो फॉर एग्जांपल। एक इक्वेशन हमने लिया ax + by = c। अब देखो ये बन गया कि नहीं? लेकिन ये क्या है? एक ही इक्वेशन है, पेयर नहीं बना अभी भी। ये क्या है? एक पेयर नहीं बना, ax + by = c। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका भी देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है,
इसका भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल x और y दो वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है। तो हम इस चैप्टर में एक इक्वेशन की बात नहीं करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। चलो दो करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, फिर ये a1 मान लेते हैं, ये b1 मान लेते हैं, ये c1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मान लो हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, एक इक्वेशन। तो लो वन पेयर, एक पेयर मतलब एक जोड़ी मतलब दो, तो आपके दो लीनियर इक्वेशंस हो गए। तो आपका चैप्टर यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब देखो दो इक्वेशंस हो गए, दो वेरिएबल हो गए, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ बनेगा, इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, कैसे हल किया जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकाला जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कैसे इसको निकाला जा सकता है, सलूशन उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कितने सिचुएशंस बनेंगी, वो पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि आखिरकार इक्वेशन क्या चीज़ है, इक्वेशन कहाँ से आ जाते हैं, कैसे होते हैं। तो इक्वेशन कुछ नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ कंडीशन बनता है, उस कंडीशन को लगा करके आप एक इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपके बुक में दिया, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, एक कोई है बच्ची अखिला, सपोज कीजिए, वो कोई सर्कस में गई हुई है, कोई मेले में गई है, और वो कुछ गेम खेलती है, कुछ राइड्स करती है, ठीक है। एक राइड करती है उसका अलग अलग पैसा लगता है, और एक हुपला गेम होता है जो रिंग डालते हैं, जो सामान रखे होते हैं उसमें रिंग डालते हैं ना, गेम खेले होंगे आप मेले में, तो जो रिंग डालते हैं जो मिल जाता है वो आपका मिल जाता है, और वो चीज़ अगर विन कर जाते हैं आप तो वो आपको दे देता है दुकानदार, है ना। तो चांसेस होते हैं कि आप पा भी जाएंगे, नहीं भी पा जाएंगे, है ना। तो वो गेम का है, अभी वो जानने के बहुत वो नहीं है। आप ये जानिए कि दो सिचुएशन है, दो गेम है, एक राइड वाला है और एक हुपला वाला है, ठीक है। दोनों के अलग अलग पैसे लग रहे हैं, ठीक। बुक में एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो हुपला वाला है कितने बार खेल रही है, हुपला वाला जो खेल रही है हाफ ऑफ राइड्स खेल रही है वो। हुपला का पैसा आपका लगता है 4 रुपीज़, हुपला गेम खेलने का पैसा लगता है 4 रुपीज़, और राइड्स का किसी झूले पर चढ़ती है उसका 3 रुपया लगता है। तो अब इसको एक कंडीशन फ्रेम करना है, वही आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो कैसे, तो बोल रहा है कि जो हुपला वाला गेम है, हुपला वाला गेम कितने बार खेली, वो हाफ राइड्स हुपला गेम। तो हमने मान लिया कि लेट अखिला प्लेड हुपला गेम y टाइम्स एंड राइड्स x टाइम्स, ठीक है। तो और क्या है, और क्या दिया क्वेश्चन में, प्राइस बोल लीजिए या फिर वो बोल लीजिए आप, उसका जो भी पैसा लगता है, प्राइस फॉर राइड्स 3 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और प्राइस फॉर हुपला दिया है 4 रुपीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हुपला गेम जो खेल रही है कितने बार खेली, वो नंबर उसके राइड्स का हाफ है। ऐसा जब आता है कंडीशन, तो बस आपको ये चीज़ बनाने आनी चाहिए। अगर आप ये बना ले रहे हैं तो अलजबरा अच्छे से कर पाएंगे, नहीं बनाने आता इक्वेशन तो आप समझ लीजिए फंस जाएंगे। हर समय आपको खाली इक्वेशन दिया नहीं होगा, आपको थोड़ा दिमाग चला करके उसको सोचना होगा। अब देखो बोल रही है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि हुपला का जो है नंबर ऑफ राइड्स, हुपला जो गेम है वो कितने बार खेली, y टाइम्स, और जो राइड्स है वो x टाइम्स है, और जो हुपला वाला है राइड्स का हाफ है,
राइट्स का हाफ है। तो कैसे क्वेश्चन बना, हुपला वाला जो है वो राइट्स का हाफ है, ऐसे बनेगा ना इक्वेशन। हुपला वाला जो है वो राइट्स का हाफ है नंबर, ठीक है। एक चीज हो गया। अब पैसा बोल दिया है क्वेश्चन में कि 3 रुपया एक का लगता है राइड का और 4 रुपया लगता है हुपला का, और टोटल खर्चा किया उसने 20 रुपया मान लीजिए। तो इसको कैसे इक्वेशन में दिखाएंगे बताइए। अब देखिए, कोई भी आप मार्केट में सामान खरीदते हैं, एक सामान का कास्ट मान लीजिए जो भी है 3 रुपया है, और x नंबर आप सामान खरीदते हैं, तो क्या होता है उसका कितना टोटल हो जाएगा फिर 3x, ठीक है। अगर 4 रुपये का सामान हो तो 4 4 कितने सामान है 4y, और दोनों आप फिर दोनों का मिला करके टोटल खर्चा दिया हुआ, तो दोनों का आप मिलाएंगे अलग अलग 3x + 4y और टोटल जितना वो है। तो सेम टाइप का ये सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो इसमें देखिए जो नंबर ऑफ राइड्स है उसका रेट या कास्ट, उसके पैसा जो है 3 रुपया है, 3 रुपीज़, ठीक है। तो 3x, ठीक है, प्लस हुपला वाले गेम का हमने y टाइम्स बोला है, एक टाइम का 4 रुपया है तो 4 टाइम्स का y टाइम्स का 4y हो गया, ठीक है, 4y, और दोनों को मिला करके कुल टोटल कितना रुपया खर्च हुआ उसका 20 रुपया, टोटल खर्च हुआ इसका 20 रुपीज़। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। इन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पता चल जाएगा क्या कि कितने बार वो राइट्स पे बैठी थी और कितने बार हुपला खेली थी, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा नहीं। तो आपको इक्वेशन बनाने जरूर आना चाहिए बेटा, कंडीशन समझिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और उससे इक्वेशन बनाइए, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। कई मेथड हैं सॉल्यूशन निकालने के। कैसे कैसे, एक तो ग्राफिकल मेथड्स, आप ग्राफ बना के निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। तो हम बताते हैं क्या क्या मेथड हैं इसके निकालने के। तो बच्चों जो है ना, ये 3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके, और भी तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपके बुक में भी जो दिया हुआ है 3 तरीके बताया हुआ है। एक तो ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग तीनों मेथड बारी बारी से देखते हैं, एक एक करके देखेंगे और एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके भी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला क्या, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है सॉल्व करने का किसको, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप लगा सकते हैं सर्टेन कंडीशंस में, लेकिन हर समय आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। हर समय आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अभी बताएंगे किस किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। चलिए पहले अभी इसका फ़ायदा, इसको करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो आप जो लीनियर पेयर है, तो पेयर है तो मतलब सीधी सी बात है कि 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो जो 2 इक्वेशन है दोनों को ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। एक ग्राफ पेपर पे या कोई वैल्यू लेते जाइए, ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करके देखिए कि वो दोनों इक्वेशंस हैं वो कैसे जा रहे हैं। उसके कंडीशन पे ही आपका डिफाइंड हो जाएगा कि वो ग्राफ कैसे हो रहे हैं। ग्राफ देखो, अब प्लॉट करोगे, मान लो ये देखो आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। पता ही आप लोगों को, बहुत समझदार हैं आप लोग, है ना, समझदार, यस स्माइलिंग, समझदार हैं बहुत। तो देखो लीनियर इक्वेशन है तो कैसा लाइन होगा बताइए, आप बताइए। लीनियर इक्वेशन हमने बताया था, लीनियर का ग्राफ खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, और नॉन लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी जितना पावर बढ़ते जाता है वो ऐसे ग्राफ ऐसे मुड़ता जाता है ज़्यादा। जितना पावर एक्सपोनेंट बढ़ेगा उतना ही आपका कर्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। और लीनियर होगा तो स्ट्रेट ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ ही आएगा क्योंकि हमारा चैप्टर ही लीनियर है इक्वेशन, है ना। तो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। जो भी आएगा
तो दो इक्वेशन होंगे तो दोनों के दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, ठीक है। और उसमें कुछ कंडीशंस बनेगा लाइनों का। क्या क्या कंडीशन बनेगा, उसी के आधार पर उसका सोल्यूशन भी डिफाइंड होगा, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से क्या होगा। देखो एक कंडीशन ये है बेटा कि पहले तो आप ये बताइए कि आपको ग्राफ खींचने आता है कि नहीं आता है, बोलो बेटा, आता है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एक मिनट जरा देख लें आपकी बात। 3x + 2y = 7 है, एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है x - y = 2। ये दो इक्वेशन है। अब इसको मान लो ग्राफ पेपर पर खींचना है, तो आप खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। कैसे? कोई भी एक x की वैल्यू लीजिए, उस पर सॉल्व कीजिए। x मान लीजिए 1 लिए तो उसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी वो नोट कर लीजिए। कैसे करते हैं ये मैं आपको करके दिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ खाली। आप यहाँ पे x की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू ले लीजिए। x की वैल्यू मान लो 2 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। x वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी। मान लो इस वाले में, इस वाले को खींचते x की वैल्यू 2 रखते तो y की वैल्यू क्या आती, y उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा। 2 - 2 क्या होता, इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ये 2 यहाँ पर रख दिए और ये y उधर चला गया तो ये इधर आ गया तो 0। तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, 4 पे निकाल लीजिए, फिर 6 पे निकाल लीजिए, ऐसे अलग अलग। और उसके बाद से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू और y की वैल्यू करते जाइए तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ऐसे पता है ना आपको, अपने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं ऐसा ग्राफ खींचना आपको, है ना। पिछले वीडियो में क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, उसमें बताया हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है, अगर पीछे जाके देखना हो वीडियो तो आप जाइए बेटा, पीछे के क्लास 9th के वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर सीख लीजिए आगे बढ़ने के पहले, है ना। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है तो आप जाके सीखिए ज़रूर, है ना, सीखिए। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक। तो ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं एक एक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आपको जस्ट बता देता हूं कैसे होता है, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे तो 3 कंडीशन बनेगी। क्या क्या 3 कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1 कि एक ग्राफ ऐसे मान लो जा रहा है एक, और दूसरा वाला ग्राफ भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसमें क्या खासियत हुई। तो मान लो कि ये दो इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 है, और एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट पर कट कर रहे हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वही उस दोनों इक्वेशंस का सलूशन होगा, वही कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन, दो हमारे इक्वेशंस ऐसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, दो इक्वेशन ऐसे हो सकते हैं। मान लो कि एक इक्वेशन एक लाइन ऐसे गई है और आपने दूसरा वाला ग्राफ खींचा तो वो भी क्या हुआ, वो भी इसी पे चला जाएगा। कुछ मल्टीप्लायर खाली लगी होती है, वो भी इसी पे आ गई, दोनों एक ही पे ग्राफ आ गया आपका। दूसरा सिचुएशन, तो इसमें क्या सोल्यूशन हो गया। पहले वाले में देखो एक यूनिक सोल्यूशन आया था, एक पहला कंडीशन जो बताया उसमें एक यूनिक सोल्यूशन आया था, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। दूसरा इसमें देखो, दूसरा इसमें ओवरलैपिंग हो गया दोनों ग्राफ, तो इसमें कितने सोल्यूशन हो गए, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। और जो दोनों लीनियर पेयर हैं वो डिपेंडेंट बोले जाएंगे। लीनियर पेयर कैसे हैं, वो डिपेंडेंट बोले जाएंगे, लेकिन है ये भी कंसिस्टेंट ही। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। लेकिन एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या बनेगा कि एक आपका ग्राफ खींचे, मान लो एक ग्राफ ऐसे खींचे
और दूसरा ग्राफ इसके पैरेलल में ऐसे चला जा रहा है, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा बेटा, तिरछा जाएगा तो कहीं ना कहीं कट होगा, वो इसके पैरेलल ही चला जा रहा है, ऐसे पैरेलल। तो कहीं कटेगा वो बताइए आप, कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, एक ग्राफ कट हो रहा है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? दूसरा कंडीशन, ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग अगर है दोनों, ठीक है, डिपेंडेंट और ये भी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। इसमें सिंगल सोल्यूशन होगा, सिंगल यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। और तीसरा चीज हो गया इनकंसिस्टेंट। तीसरा, जब पैरेलल लाइनें हो जाती हैं दोनों तो वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये है ग्राफिकल मेथड। अब इसमें आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है अलग अलग, आपको ये अगर बात समझ में आ गई तो आप कोई भी एग्जांपल कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लेके करें, जनरल इक्वेशन लेके करें, करने मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना लिया जाए कोफिशिएंट्स की, एक जनरल हम इक्वेशन लेते हैं लीनियर पेयर का, तो 2 वेरिएबल्स का लेते हैं, तो उसके कोफिशिएंट में कुछ रिलेशनशिप होगा, उसके बेसिस पे ही आप बता पाओगे कि ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, एक पॉइंट पर कट होगा कि मल्टीपल पॉइंट पर कट होगा। वो आपको रिलेशनशिप देख के पता चल जाएगा। कैसे? तो मान लो कि आपके 2 जनरल इक्वेशंस हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें 3 कंडीशंस बनेंगे, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या बनेगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर इसका a1 और a2 का रेशियो निकालो, ये जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट पता है ना, ये कोफिशिएंट जो इस वेरिएबल के साथ में अटैच जो मल्टीप्लायर है वही कोफिशिएंट होता है। तो a1 और a2 का रिलेशनशिप निकालो, फिर b1 और b2 का रिलेशनशिप भी निकालो, और जब निकाल के देखोगे और ये बराबर नहीं होते हैं, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। एक ही पॉइंट पर कट होगा, वो दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर कट होंगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सिंगल सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, फिर कंसिस्टेंट। ओके, दूसरा कंडीशन क्या होगा, नीचे दिख रहा है बच्चों। दूसरा कंडीशन होगा क्या कि हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस तरह का सिचुएशन आ गया कि मतलब सारे कोफिशिएंट बराबर हैं, मतलब क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, साथ में आ गए, अटैच हो गए। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन है, तो ये आपका वही वाला लाइन हो गया, कौन, कोइंसिडेंस वाला, वो इंसिडेंस हो गया, दोनों साथ में आ गए। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। कैसे सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट हो गया। अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो कंसिस्टेंट है। तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या हो गई कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। जो कोफिशिएंट पहले वाले टर्म का है a1 बाई a2 और दूसरे वाले का दोनों करस्पॉन्डिंग, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन थर्ड के बराबर नहीं है, c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं है। तो इस केस में कोई सलूशन ही नहीं आएगा, कोई सलूशन ही नहीं आएगा, वो हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 कंडीशन है ग्राफिकल सिचुएशन की। आप अलग अलग ग्राफ खींच के देखिए, कभी ग्राफ कट हो जाएगा, कभी ओवरलैप हो जाएगा और कभी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राफिकल का एग्जांपल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज जब करूँगा तो उसमें अगर है क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप बताइए कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा, या फिर हमारा सोल्यूशन वाला देखिएगा वीडियो, उसमें हम और क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों अलजेब्राइक मेथड ऑफ, अभी तो हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया, अब क्या देखने जा रहे हैं, एक दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं, अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अलजेब्राइक मेथड से अब हम सॉल्व करेंगे। तो कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है बताइए? अलजेब्राइक, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने क्या प्रॉब्लम है भाई? ग्राफ प्लॉट करने में क्या प्रॉब्लम है? ग्राफ प्लॉट करने में एक तो आपका पहले ग्राफ खींचो, वो लंबा काम हो जाता है, और ग्राफ खींचने में, ग्राफ प्लॉट करने में एक और डिफ़िकल्टी भी आती है। आपको सपोज कीजिए कि ऐसे वैल्यूज़ हैं, कैसे, मान लो √3 का ग्राफ खींचना है, √2 का या √5 का, इस तरह का, या फिर 1.33 का दिखाना हो, 33 है, 2 डेसिमल है, चाहे 1.59 है मान लो, है, या फिर 2/5 है, या 3/7 है। इन सबों का ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल है। आप अगर खींचेंगे भी तो अप्रॉक्सीमेटली होगा, बहुत क्लियर कट नहीं आएगा ग्राफ। ग्राफ कट होगा कहीं थोड़ी बहुत, आपकी लाइन पतली मोटी होगी तो सारा आपका आंसर अलग दिखेगा, है ना। तो ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन है। तो फिर मेथड कौन सा बढ़िया है? अलजेब्राइक। यस, अलजेब्राइक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं किसको? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स को आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अलजेब्राइक मेथड से। तो अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्राइक मेथड का भी शुरुआत में ही मैंने नाम बताया था 2। तो अलजेब्राइक मेथड में 2 चीज़ें हैं, 2 मेथड एक्चुअल में अलजेब्राइक मेथड में। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अलजेब्राइक मेथड का पार्ट है, और एलिमिनेशन मेथड भी अलजेब्राइक मेथड में ही आता है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम गिना दिया, एलिमिनेशन मेथड का नाम बता दिया। तो आप ये मत सोचना कि तीसरा तरह का आ गया, एक और नाम बता रहे हैं सर, नहीं बेटा, है उसी का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आपके एक तो ग्राफिकल वे तरीका हो गया, दूसरा एक अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर लेते हैं पहले, फिर एलिमिनेशन मेथड भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इसका नाम है, यह सब्स्टिट्यूट करना है। क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई? सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है। तो 2 इक्वेशन है, उसमें से एक वेरिएबल को अलग करिए, एक वेरिएबल को अलग निचोड़िए और उसको उठा के दूसरे जगह पर रख डाल दीजिए। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सिंपल। सबको समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। यस, किसको समझ में नहीं आया? बहुत इजी। चलिए मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। चलो एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, हम बुक वाले एग्जांपल नहीं लेते हैं, यहाँ पर अलग नया कुछ भी ले लेते हैं ऐसे ही। x + y = 7 है। एक छोटा सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में कई सारे एग्जांपल हैं। एक सिंपल लेते हैं और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा हम ले लेते हैं क्या? 2x + y = व्हाट? 2x + y = कोई भी वैल्यू ले लो भाई साहब, क्या ले लो? 4 ले लो, कोई बात नहीं। ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों को कोई सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो दिक्कत ही नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन में से आप एक वेरिएबल को सेग्रीगेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। x + y = 7 है, तो x = क्या हो सकता है? इसी को साइड चेंज लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x + y = 7 है, तो x = क्या होगा बोलो? 7 - y होगा कि नहीं होगा?
तब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, बस यही हमारा मेथड है। और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, एक ही वेरिएबल हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। 2 वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल तब तो भैया हलवा मेथड हो गया, फिर क्या दिक्कत है, आप कर लो। तो हम इसको एक वेरिएबल में बना रहे हैं, 2 वेरिएबल के जगह पर हम उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल हो जाएगा और एक ही इक्वेशन होगा तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर दीजिए, तो पुट कर लीजिए, तो x जहाँ पे है वहाँ पर 7 - y लिखिए, तो दूसरे में हम पुट कर लें, पुटिंग चलो इसको 3 लिख दो, पुटिंग एबव वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में लिख दीजिए। तो 2 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के जगह पर क्या हो जाएगा 7 - y प्लस y = 4। अब ये देखो, इसको खोल लो ब्रैकेट को, 2 × 7 = 14 माइनस 2y प्लस y = 4, ठीक है, करेक्ट। अब ये देखो 2y में से एक y निकल गया तो क्या बच गया बेटा, इसको 14 माइनस y = 4, तो y = कितना हो गया 4, क्या 14 - 4 = 10, ठीक है। 14 - 4 = 10, y = 10 निकल गया, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए दूसरे में, कहाँ दूसरे में पुट कर लीजिए, पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 1, एक में कर लीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, सबको पता होगा वैसे। तो y की वैल्यू 10 लिख के यहाँ पे x + 10 = 7, तो x = 7 - 10 = -3, करेक्ट। अब ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी आप रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया -3 and 10, वेरी इजी है ना। तो स्टेप्स क्या है, पहला कि 2 इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, जब कंडीशन दिया होगा और इक्वेशन बनाना होगा वहीं आप फंसते हैं, मुझे पता है, अच्छे से पता है, वहीं फंसते हैं। तो इक्वेशन अब बनाना सीख लीजिए आप अलजेब्रा में, ठीक है। इक्वेशन दिया होता तो आपको धड़ाधड़ पता है, यहाँ से वहाँ लगाओ ठक ठक, है ना। लेकिन जब इक्वेशन बोले, कंडीशन दे देते तब तो समझ में नहीं आता यार, इक्वल किधर करें, इक्वल के हाफ बोला है तो हाफ कौन सा वाला हाफ होगा, जरा ध्यान से करना है ना, ठीक है, ध्यान से सोच के, कूल माइंड, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें 2 चीज़ें और आएंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, 2 कंडीशंस बनेंगे, 3 कंडीशन बेसिकली बनेंगे। 3 कंडीशन क्या क्या बनेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा कि आप जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 अलग अलग तरह की बढ़िया से वैल्यू आ जाएगी। एक x की वैल्यू आ गई, 2 डिफरेंट वैल्यूज, 2 वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x एंड y आप पाएंगे, मतलब यूनिक सोल्यूशन आपको मिल गया इसमें, यूनिक सोल्यूशन, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, कंसिस्टेंट वाला केस आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आएगी कभी कभी कि एक कंडीशन बनेगा, बाद में कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा। आप दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो एक वेरिएबल ही नहीं बचेगा, वहाँ वेरिएबल कुछ नहीं बचेगा, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, 4 = 4 ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू है, लेकिन कंडीशन ट्रू हो गया, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं, नो वेरिएबल, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा सॉल्व करेंगे तो, नो वेरिएबल। तो ये वाला वो आपका कौन सा ओवरलैपिंग वाला केस बन गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला बन गया। तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि जब फॉल्स कंडीशन बनेगा, फॉल्स कंडीशन कैसे, मान लो -4 = 0, इस तरह का सिचुएशन बन के आ जाएगा, जो रॉन्ग होगा, जो फॉल्स सिचुएशन होगा, फॉल्स कंडीशन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो 3 तरह का सिचुएशन इसमें आएगा। आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस,
एक हमने बताया, बाकी आप कीजिए, बाकी और हम एक्सरसाइजेज में करेंगे, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन आपको दिखेंगे, करके देखेंगे आपको, तो है ना। चलिए तो नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं फटाक से। ये भी अलजेब्राइक मेथड है एक्चुअल में, ये है इलिमिनेशन मेथड। क्या मेथड है? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट करना क्या होता है भाई? बोलिए। इलिमिनेट करना मतलब बाहर कर दो। 2 चीजें हैं, मान लो हमारे पास एक ग्रीन कलर का चाक है, येलो कलर का चाक है, व्हाइट कलर का चाक है, ठीक है। तो एक हमने बाहर कर दिया, एक पर्पल वाला चाक एक था ना, या मान लो ग्रीन वाला को बाहर कर दिया हमने, ग्रीन कलर का चाक बाहर कर दिया, तो ग्रीन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेट करना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये हमारे बहुत काम में आता है बेटा, ठीक है, बहुत काम आता है। इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली अलजेब्रा में यूज किया जाता है। तो इसको आप जरूर अच्छे से जान लीजिएगा, खूब क्वेश्चन कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बस आपको बता देते हैं खटाक से, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं? मान लो इक्वेशन अभी बता नहीं रहे हैं, इक्वेशन का कंडीशन हम लेंगे अभी, एक आध ले सकते हैं, नहीं तो फिर अपने एक्सरसाइज के वीडियो में लेंगे। तो आप देखिए, सपोज करिए कि 2 हमारे पास इक्वेशन है, एक 9x, एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, या तो कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मान लीजिए 9x - 4y = 2000, एक कंडीशन हमारी है। एक इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है 9x - 4y = 2000, और दूसरा इक्वेशन है 7x - 3y = 2000। इक्वेशन 1 ऊपर वाला और इक्वेशन 2 नीचे वाला, ये 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में बड़े मज़ेदार चीज़ ये है, इसमें तो आपको इसका उसका करना पड़ेगा। एक छोटा सा और हम सिंपल इसको बताते हैं, इसके पहले एलिमिनेट करने का एक तरीका बता दें आपको। और यहाँ से मान लो x + y = 7 है, मान लो बेटा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है, एक छोटा ले लेते हैं, चलो उसको चाहो तो छोड़ ही देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम एक नया ही ले लेते हैं। इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी लेके बता दूंगा आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये x + y = 7 है। दूसरा एक इक्वेशन है, मान लो x + 3y = what? x + 3y = 9, मान लो ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप करना चाहोगे तो सबसे पहले आप देखो कि क्या चीज़ खत्म हो सकता है। कुछ ऐसा जोड़ो, घटाओ या मल्टीप्लाई करो ऐसा कि ये दोनों में से कुछ ना कुछ खटाक से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से अगर देख रहे हो, और एक बात आपको ध्यान रखिएगा, 2 इक्वेशन है, दोनों को ऐड करना मतलब सारे के सारे करिस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होंगे, और राइट साइड वाला राइट में ऐड होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला राइट से सब्ट्रैक्ट होगा, ये मतलब होता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर है ना? यस, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखना ये है कि क्या करें हम, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कि कुछ करें कि एक हमारा वेरिएबल खत्म हो जाए। वही हमारा इंटेंशन है एलिमिनेशन में, एक वेरिएबल खत्म हो जाए, खाली एक ही वेरिएबल बच जाएगा, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, ये तो बड़ी सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें अगर मान लो 1 को 2 से 1 - 2 कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 - 2 कर दें हम, तो क्या होगा? x वाला खत्म हो जाएगा। 1 - 2 करने का मतलब क्या होगा? इसका सारा का सारा सिंबल जो है ना, साइन, ये चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही है ना। तो क्या होगा? ये और ये खत्म हो गया। आप चाहो तो ऊपर नीचे लिख के कर लो, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत है तो आप, ये खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? y - 3y हो गया, y - 3y। तो यहाँ पे बचेगा क्या? -2y बचेगा ना। और इधर क्या हो गया? -9 में से 7 - 9 मतलब -2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ठीक है। अब ये माइनस माइनस दोनों साइड में खत्म हो गया, और 2 से 2 खत्म हो गया, तो y = 1 हुआ कि नहीं? अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे? पुटिंग
y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिख दो तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पे 1 रखो तो 6 में 6 प्लस 3 9, तो दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों हमारे कंडीशन इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऐसे सोल्यूशन आ गया जो पूरा हो गया। कभी कभी वही वाला भी जो मैंने कंडीशन बताया वैसे ही आएगा, कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसे 4 इक्वल टू 4 वेरिएबल नहीं आया, और तीसरा आएगा कि जब गलत आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा, तो वो वाला। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप सीधे सिंपली एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो निकल गया। तो कभी कभी सिंपली सब्ट्रैक्ट करने में नहीं काम चलता है, कभी कभी सिंपली सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने से वो ख़त्म नहीं होता है एक टर्म, तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, मान लो इसको ख़त्म करना होता तो इसका जो कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्वल नहीं आना है, मेन चीज़ इक्वल दोनों को करना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर पाओगे। ठीक है, तो बुक में जो एग्जांपल दिया है वो इसी तरीके का है। तो चलिए हम आपको समझने के लिए वो भी ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का है, इस सेक्शन 3.3.2 का है। आपने हो सकता है बहुत लोगों ने किया भी होगा, हो सकता है कुछ को समझ में आ गया हो, कुछ को ना भी आया हो, तो देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो सेविंग क्या होती है भाई, अब पैसा जो कमाते हो, मान लो इतना कमाया तो इसमें से इतना खर्च कर दिया, तो बचा क्या, माइनस। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो आपका सेविंग हो जाता है। ठीक है, तो यही करना है, ये करके आपको 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें आपको बस जब भी रेशियो होता है तो वहाँ पे एक मल्टीप्लायर, एक वैल्यू होती है, एक्स या वाई जो भी लेंगे उसको कर लिया जाता है। 3:2 हो या 2:3 हो, मान लो 2 नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 नंबर है और 2:3 है, और जिनका सम जो है 20 है, मान लो इस तरह का सवाल आप किए होगे बचपन में, तो 2x + 3x = 20 ऐसे करके किए हो ना आप, याद है, जब फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आप करते थे, याद है ना, इस तरह का था। तो वही काम यहाँ भी करना है बेटा, वही काम यहाँ भी करना है। तो हम इसमें मान लेंगे क्या, लेट मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर क्या, मंथली इनकम क्या दिया हुआ है, 9x, एक का हो गया, एंड दूसरे का क्या हुआ 7x, करेक्ट। और एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4y एंड 3y। ठीक है, तो बस पहला वाला करिस्पॉन्डिंग पर एक फर्स्ट पर्सन का ये है 9x, उसका इनकम है, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है -4y, इतना खर्चा किया तो बचा उसके पास कितना पैसा, 2000 रुपया पर मंथ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले का भी इक्वेशन आप बनाएंगे। इक्वेशन बनाना आप सीख लीजिए तो अलजेब्रा क्वेश्चन सारा आसान है। ठीक है, दूसरे में भी आप देखिए तो इसमें क्या हो गया, 7x इसका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर नहीं इनकम, 7x इसका दूसरे वाले पर्सन का इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर हो गया इसका 3y, और तो पैसा इसका बच रहा है 2000 रुपीज़। यही आपके 2 इक्वेशन ना, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, अभी बता रहे थे, तो अब लेकिन इसमें डायरेक्ट कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आपको नहीं दिख रहा है, देख रहे हो बेटा, दिख रहा है, कोई डायरेक्ट ऐसे करोगे कि ऐड कर दो तो खत्म हो जाएगा एक्स या वाई, नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा। तो आपको करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल, बेसिक याद रखिए। 2 इक्वेशन है,
तो इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? ये मान लो हम x वाले को ख़त्म करना चाहते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आप x वेरिएबल को यहाँ से हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को खाली छोड़ना चाहते हैं। बुक में आपको y ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। आप मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं हम ये वाला करेंगे, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बुक में y वाले को ख़त्म किया तो आप y वाले को ही ख़त्म करेंगे। आप x वाले को भी ख़त्म कर सकते हैं। x वाले को कैसे ख़त्म कर सकते हैं बोलिए? आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो लिखते हैं क्या, 1 इक्वेशन नंबर 1 में मैं 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और -2 सेकेंड इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब देखो 7 9 63 और 9 7 63, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 63x आएगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये देखो आपको, लेकिन इसमें सारे में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लायर, ठीक है। आप चाहो तो एक लेफ्ट हैंड में करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और राइट का राइट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये 7 9 63, मैं लिखूँ एक लाइन, जगह भर गया है, लिख देता हूँ चलो। 7 9 63x माइनस, अब ये 7 4 28 है, 28xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, खाली 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, xy कैसे होगा? हम खाली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? खाली 7 से। तो 7 4 28y ही खाली है, x से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसको क्या होगा, 7 2 1400, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें करेंगे -9 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हो रहा है, ध्यान देना, माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बाद में प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम लिख ही देते हैं। तो 9 3 27y, ठीक है, 9 3 27y। और ये वाला तो ख़त्म ही हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, 63x ही हो गया। बाद में इसको माइनस हो गया, माइनस कर लिए तो ठीक है। तो 9 3 27y और ये इसी तरीके से इस साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, किससे, 9 से। तो 9 2 18 और ये हो गया माइनस, क्यों कि हमने माइनस किया है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो माइनस हो गया। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, होगा कि नहीं होगा बोलो। और ये 28 हो गया था, ये प्लस हो गया था, है। तो इसको घटाओगे तो कितना बचा इधर, -y। और इधर क्या बचा, 14,000 में से 18,000 निकला तो क्या बचेगा बेटा, 4,000 माइनस में बचा है। तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। y की वैल्यू 4,000। अब कहीं पे भी लिख लो, किसी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, पुट करके दिखाऊं आपको। पुट y इक्वल टू 4,000 इन, किसी भी इक्वेशन में कर दो, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो 4,000। तो 9x माइनस 4 इंटू 4,000 आप कर लो, इक्वल टू 2,000। ये हुआ तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4 4 16,000 इक्वल टू 2,000। तो 9x इक्वल टू व्हाट, 9x फिर वो उधर चला जाएगा, 2,000 16,000 और प्लस 2,000, 16,000 प्लस 2,000 18,000, कितना हो गया, 18,000 होगा कि नहीं। तो x इक्वल टू 9 2 18 2,000, x इक्वल टू 2,000, ठीक है। x इक्वल टू 2,000 करेक्ट। इसको भी मिटा लीजिए। तो हमारा y इक्वल टू, आगे आंसर क्या, x इक्वल टू 2,000 और y इक्वल टू अभी निकाले ना 4,000। ये बताओ ये इनकम है क्या उनकी, ये क्या है आंसर, कौन कौन बोला है आंसर है, जो बोला है आंसर है
वो सब गलत बता रहे हैं, ये आंसर नहीं आया बेटा, अभी एक्स वाई की वैल्यू आया, ठीक है। तो इनकम तो आपका एक्स वाई नहीं, आपने क्वेश्चन में क्या माना था, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या था 9x, तो 9x मतलब 9 इंटू 2000, ठीक है। 9 2 जा 18,000 हो गया। तो कितना कमा रहा पर्सन। अब दूसरे वाले का इनकम क्या हो गया, दूसरे 7x, दूसरे वाले का कितना होगा 7 इंटू 2000, 7 दूनी 14, 14,000 रुपीज़ है, RS लिख दीजिए, ठीक है। रुपये का सिंबल लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, रुपये का सिंबल। एक पर्सन का इनकम 18,000, दूसरे का 14,000। इसी तरह एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में था, एक्सपेंडिचर का रेशियो तो 4:2, एक्सपेंडिचर भी आप चाहो तो निकाल लो क्वेश्चन में। 4y एक का है और दूसरे का 3y, यही था ना, 4y एंड 3y, ठीक है। तो y की वैल्यू आप निकाले थे, तो 4 इंटू 4,000 मतलब 16,000, ये इसका खर्चा हो गया, और 3 इंटू 4,000 इसका खर्चा 12,000 रुपीज़। तो अगर एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आपका फाइंड मंथली इनकम पूछा था, मंथली इनकम पूछा था, तो ये दूसरा वाला पार्ट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी खाली। तो मंथली इनकम आपका हो गया ये, मंथली इनकम आप 2 पर्सन्स कितने हो गए भाई, मंथली इनकम 2 पर्सन्स कितने हो गए, यही हो गया आपका आंसर। क्या मंथली इनकम हो गया, कितना आया था 18,000 एंड 14,000, ये दोनों आंसर हो गया, यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर भी पूछता तो ये भी आ जाता, ये आपका क्वेश्चन में नहीं है तो आपका आंसर नहीं तो होगा, बट एक्सपेंडिचर पूछता तो एक्सपेंडिचर भी आ जाता, लेकिन आप प्रॉपरली अच्छे से लिखिए तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और मेरा बार बार सजेशन रहता है कि अगर आपके टीचर कुछ स्पेसिफिक तरीके से लिखवाते हैं तो वैसे ही फॉलो कीजिए, क्योंकि नंबर आपके टीचर को देना, समझ आप जरूर कहीं से लीजिए, ठीक है ना। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपके लिए हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज लेके आएंगे, सारे के सारे सवाल करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, एवरी छोटा इजी डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, देखते रहिए, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी रहिए, खूब पानी पीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।